नमस्कार दोस्तों, आज मैं अगर वीडियो के शुरुआत में आपसे ही सवाल पूछूं कि कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार का फैसला सही है या गलत। क्या फैसला है आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं कि येदियुरप्पा सरकार की तरफ से जो प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनों की रवानगी होनी थी, वो आखिर समय में सरकार की तरफ से रेल मंत्रालय को सूचना दे दी गई कि अब हमें ट्रेनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अब मजदूरों को नहीं भेज रही है। और उसके बाद सरकार की तरफ से यह सार्वजनिक किया गया कि मजदूरों के रहने खाने या उनके लिए रोजगार का इंतजाम सरकार करेगी और उनको प्रवासी मजदूरों को वहां से जाने की जरूरत नहीं है। अपील एक तरफ है, लेकिन ट्रेन का कैंसिलेशन इस बात का सख्त संदेश है कि यह कड़ा फैसला है। हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि यहां से मजदूर जाएं। और उसके बाद तेजस्वी सूर्या ने एक ट्वीट भी किया, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ये बोल्ड और जरूरी फैसला है और आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए जरूरी है। ट्वीट आप देख रहे होंगे, इंग्लिश है, हिंदी में मैं बता रहा हूं। मतलब बोल्ड और जरूरी फैसला है, आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर इससे लाया जा सकेगा, ये कहकर तेजस्वी सूर्या ने कहा। और यही सरकार की तरफ से, येदियुरप्पा सरकार की तरफ से यही कहा गया। अब आपसे जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से क्या सही है? क्या सरकार का मजदूरों को इस तरह से रोकना सही है या उनको जाने देना चाहिए था? देश में जितने बुद्धिजीवी, पत्रकार, नेता हैं, सब दो तरफ बटे हैं। कुछ लोग एक तरफ से लगातार कह रहे हैं येदियुरप्पा ने सही किया, कुछ लोग लगातार कह रहे हैं उन्होंने बंधुआ मजदूर बना लिया, एक तरह से बंधक बना लिया, एक तरह से तानाशाही रवैया है। सीताराम येचुरी से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए कि येदियुरप्पा ने बंधक बनाकर मजदूरों को एक तरह से उसके मानवाधिकार का हनन किया, ऐसी बातें भी की जा रही है। इन सब के बीच में मेरा एक सवाल है, आपका सवाल जो भी है, आपके सवाल का जवाब भी अगर मैं आगे बात करता हूं उसमें मिलेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात लिखें, अपनी बात रखें, ताकि आगे मैं उन मुद्दों पर भी बात करूं और एड्रेस करूंगा आपके नाम के साथ। लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है कि यह नौबत आई क्यों ऐसी स्थिति आई कि राज्य सरकार को जबरन एक तरह से मजदूरों को रोकना पड़ा। और इसको जबरन कहेंगे क्योंकि ट्रेनें बुक थी, मजदूरों की रवानगी तय थी और अचानक आप ट्रेन कैंसिल करते हैं, तो इसको जबरन कहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसी नौबत क्यों आई और ये नौबत अगर आई तो उसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? और उस पर बात करने से पहले, ये जब हो गया तब येदियुरप्पा सरकार की तरफ से राहत के पैकेज का बहुत ऐलान किया गया। और ऐसी नौबत कब आई? खबर यह आई कि जो बिल्डर लॉबी है कर्नाटका की, बिल्डर लॉबी से मीटिंग के बाद जब बिल्डर लॉबी ने कहा कि सारे प्रवासी मजदूर चले जाएंगे, कंस्ट्रक्शन मजदूर चले जाएंगे, निर्माण मजदूर चले जाएंगे, तो जो बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन का काम है, वो गतिविधियां रुक जाएगी, बहुत नुकसान होगा राज्य को, और उसके बाद ये फैसला हो। मेरा सवाल यह, क्या मुख्यमंत्री को बिल्डर्स की मीटिंग के बाद अहमियत समझ में आई इन मजदूरों की? जो मजदूर उसके पहले लगातार रवानगी के लिए परेशान थे, भटक रहे थे, खाने पीने की मुश्किलें थी। क्या एक मुख्यमंत्री को अपना स्वविवेक बीते 40-45 दिनों से काम नहीं कर रहा था कि क्या करना है? हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा ने पैकेज के जरिए एक सकारात्मक संदेश दिया है। तो पहले मैं अपनी बात तफसील से कहूंगा, लेकिन मैं न एकदम एक तरफा इस फैसले के एकदम खिलाफ हूं और न पक्ष में हूं, बीच में मेरी कुछ बात है, मैं आगे अपनी बात कहूंगा। आज अखबार में, उससे पहले बता दूं कि अखबार में आज हिंदुस्तान टाइम्स में दिल्ली में फुल पेज का विज्ञापन छपा है। बाकी ट्वीट पर येदियुरप्पा ने बहुत कुछ कहा है। इस विज्ञापन में, हालांकि दिल्ली में क्यों भी विज्ञापन दिया, अंग्रेजी में समझिए, मजदूर आ रहे हैं बेंगलुरु से, विज्ञापन दिल्ली के अंग्रेजी अखबार में। जाहिर है उस परसेप्शन को जो कल लगा कि वो बंधक बना रहे हैं मजदूरों को, उस परसेप्शन को काटने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए इन्होंने दिल्ली में विज्ञापन दिया, क्योंकि दिल्ली में जो नीति नियंता बैठे हैं और जो इंटेलेक्चुअल तबका बैठे, वहां परसेप्शन उनका बदले कि नहीं, मैंने बंधक नहीं बनाया, मजदूरों के हित में कुछ काम कर रहा हूं। और बहुत जरूरी बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा और सब्र के साथ 10 से 15 मिनट बैठे रहिए। अब इस वीडियो में येदियुरप्पा ने अपने सूबे के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, ग्राफिक भी दिखा रहे हैं। 1610 करोड़ के रिलीफ पैकेज का ऐलान है। इसमें अच्छी बात है कि इन्होंने ऑटो टैक्सी ड्राइवर से लेकर, ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए 5000 का कंपनसेशन दिया है, जो 7.25 लाख ड्राइवर्स के मतलब की चीज है। वाशरमैन, धोबी, नाई, इन सब लोगों के लिए कंपनसेशन है। अलग अलग फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उन सब के लिए, मजदूर, कामगार और मजदूर, उनके लिए उन्होंने पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें बुनकर वगैरह सब शामिल है। अब आखिर में इसमें जो है, बिल्डिंग वर्कर्स गेट फाइनेंशियल रिलीफ,
बिल्डिंग वर्कर, वही कंस्ट्रक्शन मजदूर, क्योंकि सवाल वही कंस्ट्रक्शन मजदूर का है। और ये जो प्रवासी हैं ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, निर्माण में, बिल्डिंग में, इमारतों में और अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में होंगे। इसके लिए इन्होंने 2000 रुपए का, उन्होंने कहा गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी अनाउंस 2000 रुपीज फॉर 15.8 लाख रजिस्टर्ड बिल्डिंग वर्कर्स, एडिशनल अमाउंट ऑफ 3000 रुपया और उनको दिए जाएंगे डीबीटी से। अब यहां एक बात है, आगे अपनी बात कहने से पहले, एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बहुत बड़ा पेच है। अच्छी बात है, पारदर्शिता है, लेकिन दूसरी बात है कि बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं, लाखों मजदूर देश में ऐसे हैं जिनका कोई प्रावधान राशन कार्ड या उनके लिस्टिंग या रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 1 करोड़ के आसपास मजदूर, जो मैं सरकार के डेटा अलग अलग वेबसाइट पर देख रहा हूं, 90 से 1 करोड़ के बीच अलग अलग डेटा है, वो उतने मजदूर हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, निर्माण कार्य से जुड़े हैं। उनमें करीब करीब 35 लाख रजिस्टर्ड है, बाकी अनरजिस्टर्ड है। अब ये जो मजदूर बेंगलुरु में रहते थे और जो वहां से आ रहे हैं या कर्नाटक के और हिस्सों से, वो कहीं रजिस्टर्ड बहुत सारे मजदूर नहीं होंगे। वो एक बल्क में जत्थे के साथ वहां गए होंगे, वहां सुपरवाइजर या लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके थ्रू काम कर रहे होंगे। तो क्या उनको ये डीबीटी मिलेगा क्या? मुझे इसमें संदेह है क्या कि जितने मजदूरों से मैंने हाल के दिनों में बात की, बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिनके अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास जनधन के खाते नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अभी भी सरकार, चूंकि वो कहीं और रह रहे हैं, उनका घर कहीं और है, अगर उनके पास कुछ कागज पत्तर है भी तो वो वहां है, सहरसा, पूर्णिया, गोरखपुर, देवरिया, जहां के भी रहने वाले, तो उनको वहां वो बेनिफिट नहीं मिल रहा। एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अहम बात, कि ये नौबत आज क्यों आई और आज मुख्यमंत्री ये बात क्यों इतनी बहुत मजबूती से और पैकेज के साथ कर रहे हैं। 40-45 दिनों से देश में मजदूरों की त्रासद तस्वीर देख रहे हैं। मजदूरों की त्रासद ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं पैदल एक महिला चली जा रही है अपने बच्चे को लेकर, एक ब्रीफकेस लेकर। हम देख रहे हैं एक बुजुर्ग आदमी 4 लोगों के साथ, परिवार के साथ पैदल चला जा रहा है। और ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, सैकड़ों हजारों मजदूर पैदल जाते हुए वीडियो हम लगातार देख रहे हैं। मैंने भी आपको दिखाया है पहले दिन से, 25, 26, 27 मार्च से लगातार हम वो वीडियो देख रहे हैं कि मजदूर मिक्सर में बैठकर, दम घोंटू माहौल वाले उस कंक्रीट मिक्सर में बैठकर, जो लोहे का मिक्सर है उसमें बैठकर वो मजदूर 800 किलोमीटर के सफर पर निकल चुके और पकड़े गए रास्ते में। अब समझ सकिए, जिसमें हवा की गुंजाइश भी नहीं है वहां भी मजदूर जा रहे हैं, तरह तरह से, पैदल, रिक्शा से, साइकिल से। अभी एक वीडियो देखा हमने, एक हमारे मित्र विनोद कापड़ी, उन्होंने एक बाकायदा फिल्म ही बना ली। दिल्ली से मजदूर साइकिल से पैदल सहरसा की तरफ चल पड़े और यहां से 1200 किलोमीटर का सफर तय करके साइकिल से सहरसा पहुंच गए। वीडियो आप देख रहे हैं। अब ऐसे मजदूर जो साइकिल से गए, इनकी कहानी क्या पता चली कि ये मजदूर यहां काम करते थे, लोनी इलाके में रहते थे, इनको रोजगार तो बंद हो गया, खाना पीने की भी थोड़ी दिक्कत थी, अंत में लगा कि यहां रहकर फंसेंगे क्योंकि आमदनी कुछ हो नहीं रही है। तो इन्होंने इधर उधर से पैसे का इंतजाम किया और घर से कुछ पैसे पेटीएम से मंगवाए, कुछ मजदूरों ने जो बताया विनोद कापड़ी को, और उसके बाद उससे साइकिल खरीदी सबने, 1200 रुपए में, 1000 रुपए में सेकेंड हैंड साइकिल। जरा सोचिए, और साइकिल खरीद कर यहां से सहरसा चले गए। ऐसी हजारों कहानियां हैं मजदूरों की, जब उन्हें लगा कि जहां वहां रह रहे हैं वहां जलालत है, पैसे नहीं है, तिरस्कार है, खाने की किल्लत है, अंधेरा भविष्य है, वर्तमान का कुछ पता नहीं है, उससे बढ़िया है कि अपने घर गांव चले जाओ, जो होगा देखा जाएगा, नमक रोटी खाएंगे, पड़ोसी से खाएंगे, कुछ खेत में काम कर लेंगे, कुछ न कुछ कर लेंगे, क्योंकि वो स्थिति नहीं है कि गांव में जाएंगे तो भूखों मर जाएंगे। यहां तो बंद कमरे में 8 लोग हैं तो आपको उपवास करना पड़ सकता है। आपको एकादशी की तरह किसी भी दिन आपके सरकार के भरोसे हैं तो आपके पास खाना ना पहुंचा तो मुश्किल हो सकती है। एक टाइम खिचड़ी खाकर हो सकता है अगले दिन बिना खिचड़ी के गुजारा करना पड़ेगा, ऐसा हुआ। लेकिन वहां गांव को लेकर मजदूर में एक निश्चिंता है, इसलिए मजदूर जा रहे पैदल। बेंगलुरु से भी बहुत सारे वीडियो आए, वहां से मजदूरों को पैदल जाते देखा, पैदल निकलते देखा। आप जरा सोचिए, कहां बेंगलुरु, कहां यूपी बिहार, और उसके बाद इस भरोसे निकल पड़े कि जाएंगे, कहीं रास्ते में कुछ मिलेगा, देखेंगे, चलेंगे। सवाल यह उठता है, ये स्थिति आई क्यों, और आज क्यों किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से कहना पड़ रहा है कि हम नहीं जाने देंगे। जबरन ही है एक तरह से। मैं उस जबरन जाने देंगे नहीं देंगे के बीच में जहां मेरी राय है आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये नौबत क्यों आई। अभी केसीआर की तरफ से भी जानकारी मिली कि जो चंद्रशेखर राव हैं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उनकी हिंदी में अपील बांटी जा रही है मजदूरों के बीच कि आप यहां रहिए, आपके राहत और आपके रोजगार का इंतजाम हम करेंगे।
तो ये सारे लोग अब बहुत एक्टिव अगर हुए 3-4-5 दिन में। यही बात हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि आप लोग रहें, हम आपका इंतजाम करेंगे, चिंता मत करें। ये जबानी जमा खर्च तो ठीक है कि कहा गया, लेकिन क्या इंतजाम हो रहे हैं? 20 दिन पहले बेंगलुरु के कुछ मजदूरों ने मुझे भी कहीं से वीडियो से नंबर लेकर कॉल किया था, और उन मजदूरों की वही समस्या थी कि वहां खाने पीने का भयंकर इंतजाम है और रोजगार तो गया। तो सबको एक अनिश्चितता भविष्य की दूर तक दिख रही है, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, कहां कैसे, और उन सब के बीच बंद होना एक जगह से। तो ये बहुत बड़ी चिंता ने ही मजदूरों को इस स्थिति में आने को मजबूर किया। और हर जगह से तस्वीरें गुजरात की देखेंगे। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी तक भी ये बात पहुंचे। और जब प्रधानमंत्री मोदी मध्यम वर्ग को संबोधित करते हैं, थाली और ताली बजाने की बात करते हैं, शंख बजाने की बात करते हैं, दीप और दिए जलाने की बात करते हैं, और पूरा देश का मध्यम वर्ग बालकनी में, छज्जे पर बैठकर, छत पर निकलकर, पार्क में, लॉन में सब कर लेता है, लेकिन उसमें कहीं मजदूर नहीं होता है। क्योंकि ये मजदूर जहां जहां उनकी रोजी रोटी छिन चुकी, वो थाली ताली शंख बजाने और दिए बजाने जलाने की स्थिति में न तब थे न आज है, और आने वाले समय में उनको डर है। हाँ, यह अलग बात है कि सरकारी प्रोपेगेंडा के तहत एक बूढ़ी महिला का या 4 ऐसी तस्वीरें प्रचारित की गई, टेंट के किनारे एक दिया जलाते। हो सकता है ऐसे कुछ मजदूर होंगे, सैकड़ों हजारों जिन्होंने दिए जलाए होंगे, लेकिन वही जमीनी हकीकत है क्या? वो होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। तो मैं तो प्रधानमंत्री मोदी से अपील करूंगा, मैंने पहले के 2 वीडियो में भी कहा है कि आप एक बार राष्ट्र के नाम संबोधित करने की बजाय सिर्फ मजदूरों के नाम संबोधित करिए। देश के मजदूरों को आप संबोधित करिए, आप उनकी समस्याओं को एड्रेस करिए, आप सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करिए, और मुख्यमंत्रियों से बात करके जितनी बड़ी राहत और रकम का इंतजाम मजदूरों के लिए हो सकता है, जितना अधिकतम हो सकता है वो करिए। उसके लिए पीएम केयर फंड है जिसमें करोड़ों रुपए के दान मिल चुके हैं। देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी से लेकर अडानी तक, टाटा से लेकर बिरला तक, इन सब का योगदान देश के मजदूरों की स्थिति को सुधारने में क्यों नहीं हो सकता है? पीएम केयर फंड से लेकर धन्ना सेठों के खजानों से अगर कुछ लेना पड़े तो, और इन सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं एक बार राष्ट्र के नाम संबोधित करने की बजाय मजदूरों के नाम संबोधन करते हैं? और अगर ये करें, मैं मानता हूं, जरूरी क्या है? भरोसा जीतना। मुश्किल क्या है? उनको आज भी अंधकार दिख रहा है और आगे भी अंधकार दिख रहा है, और अनिश्चितता दिख रही है, क्योंकि वहां सरकारें नहीं पहुंची, चाहे मुंबई हो चाहे सूरत में ऐसा क्यों हो रहा है कि मजदूरों को लाठीचार्ज मजदूरों पर हो रहा है, मजदूर बेकाबू होकर बाहर निकल रहे हैं। ये अभी मैं 5 दिन की खबर लगातार मैं देख रहा हूं, और यही चीज तमिलनाडु में हो रहा है, यही चीज देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। क्यों हो रहा है? सूरत में भी बीजेपी की सरकार है, अलग अलग जगह कहीं भी किसी भी राज्य में जहां भी हो रहा है। अब सूरत में मैं देख रहा हूं कि महीने भर से वो इंतजार कर रहे हैं। सोमवार को भी मजदूर सड़क पर उतरे, पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, और उसके बाद पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, और उसके बाद कई हफ्तों से मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। बांद्रा की तस्वीरें हमने पहले देखी थी मुंबई में कि किस तरह से अचानक बांद्रा स्टेशन के बाहर जुटे, हालांकि उसको कुछ और रंग देने की कोशिश की, लेकिन हकीकत क्या थी बाद में पता चली, मजदूर कैसे टूट पड़े। वैसे ही तमिलनाडु में प्रदर्शन की खबर है कि वहां तिरुपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूर ट्रेन की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया, और वहां करीब दूसरे राज्यों के 2 लाख मजदूर फंसे हैं जिनके पास न नौकरी है न खाना खरीदने के पैसे हैं। ऐसी कहानियां, ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं वेबसाइट में, और ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं जो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। और इस त्रासद वाली तस्वीरें और त्रासद वाली घटनाओं के बीच ये भी हो रहा है कि मजदूर कहीं अगर खाना नहीं मिल रहा है, और खाना के लिए अगर वो बाहर निकलता है तो पुलिस की लाठी डंडे का भी सामना करना पड़ता है। एक वीडियो आपको दिखाता हूं मैं। ये वीडियो नोएडा का है, हालांकि है 8-10 दिन पहले का, लेकिन नोएडा में एक जगह, एक इलाके में स्पाइस मॉल के पास मजदूरों का ग्रुप है, वहीं वो लोग रहते थे। अभी हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बाद वो मजदूरों को वहां खाने पीने में दिक्कत होती थी, एक टाइम मिलता था, नहीं मिलता था। वो कुछ राशन लाने वहां की कुछ महिलाएं जा रही थी, तो पुलिस ने उस पर लाठियां बरसाई और भगाया कि भागो यहां से। मैं सिर्फ 30 सेकंड चुप रहता हूं ताकि जरा उस वीडियो को आप देखिए और उनकी मजबूरी और उनकी स्थिति समझिए, उन पर क्या प्रहार हो रहा है और क्या अत्याचार हो रहा है समझिए, और उसके बाद कोई कैसे क्या रिएक्ट करे और कैसे बंद होकर और देश हित में, राष्ट्र हित में कोरोना को से मुकाबले के लिए वो पड़ा रहे भूखे। जरा सुनिए। लेडा सो डंडा मारो तो आज लील पर हमारी एक बहन के यहाँ से डंडा मारो तो पुलिस बारे ने के 2 दिन नेंग तो नहीं बन हुआ। अब भाई अकेली पड़ गई थी ना, हमारे साबरे होते तो चप्पल मारते पुलिस बारे, नहीं तुम कौन रह आते
बहुत दिमाग खराब होगा तो ना। अगर लील पर हो तुम देख वही नहीं है अपना हम बताते सर तुम्हारे लाने झुग्गी तप रही है, छारे में बैठ रहे हैं तो पुलिस वाले आ रहे, डंडा मार रहे, खाना बढ़ रहा, खाना नहीं ले पा रहे। हमारे के जे दिक्कत है, हमारे को घर जाना है। क्या नाम आपका? दसोदा। यशोदा। तो सुना आपने, ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं, ऐसा मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार, कहानियां भरी पड़ी हैं। जो फैक्ट्री मालिक हैं बहुत जगह नौकरी से निकाल दिया, जहां कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको पैसे देने बंद कर दिए। तेलंगाना से बहुत सारे मजदूरों की शिकायत आई जो वहां से चले ट्रेन से कि जो उनका कंस्ट्रक्शन उनकी कंपनी थी उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए और हटा दिया उनको। नौकरी तो थी नहीं, रोजगार है नहीं और सरकार से कोई खाना पीना नहीं मिल रहा है। बहुत सारे मजदूरों का यह कहना है कि जहां वो ठहरे हैं वो अमानवीय स्थिति है, 10 लोग 12 लोग गर्मी में रह रहे हैं और बिना खाए पिए क्या करेंगे, इससे बढ़िया अपने गांव चले जाए। तो ये सारी स्थितियां अगर हैं तो इन स्थितियों को राष्ट्रव्यापी ढंग से एड्रेस करना पड़ेगा सारे मुख्यमंत्रियों को, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बने। हालांकि उसके लिए मंत्रियों का समूह है, सब कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ मजदूरों की बात कर रहा हूं। मजदूरों को एड्रेस करने के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक सिर्फ मजदूरों पर हो, और सिर्फ मजदूर, चूंकि 40 करोड़ आबादी है, हम लोग पहले दिन से इस वीडियो में लगातार कर रहे हैं, बल्कि मैंने पहले दिन से कहा है कि मजदूरों का सामूहिक पलायन, और अगर 25-30 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो गए यहां से वहां, तो आने वाले समय में इसको जब हम लॉकडाउन से एग्जिट करेंगे और लॉकडाउन से वापस आना चाहेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी जिसकी अभी हम कल्पना नहीं कर पा रहे। और यही डर है कि येदियुरप्पा ने यह कह दिया कि प्रवासी मजदूरों को नहीं जाने देंगे। यही डर था वहां के बिल्डर्स को, और यह डर हर राज्य में है कि जो मजदूर चले गए वो शायद 4 महीने बाद वापस आए, 5 महीने बाद आए, हो सकता है दिवाली के समय आए, हो सकता है उसमें से 20-30% ना आए। जैसे कर्नाटक के बारे में कहा जा रहा है, एक आंकड़ा है मेरे पास कि लगभग 8 लाख प्रवासी मजदूर कर्नाटक में रहते हैं, और इनमें से अगर उनको डर है कि अगर 30-40% भी चले गए तो 1-2 महीने बाद स्थितियां अगर पार्टली अगर कुछ चीजें शुरू भी होती है तो पटरी पर नहीं आएगी, सब चीज डिस्टेबलाइज होगा। तो ये स्थिति सिर्फ वही नहीं है, ये गुजरात में भी है। गुजरात की खबर आज मैं देख रहा हूं कि जो वहां अलग अलग सेक्टर के लोग हैं उनकी चिंताएं हैं कि मजदूर जिस ढंग से जा रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल उद्योग है, अब टेक्सटाइल में काम धंधा तो बंद है। अब लग रहा है कि एक तो लॉकडाउन की मारामारी, और उसके बाद लॉकडाउन के बाद हो सकता है 15-20% अगर खोलना भी चाहे तो जो छोटे उद्योग है, एमएसएमई है, वो खुल ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके मजदूर, प्रवासी मजदूर जा चुके होंगे। यही सूरत से खबर है, यही मैं अलग अलग राज्यों की खबरें देख रहा हूं, और ये सब बहुत चिंताजनक है। मजदूरों का इस तरह से पलायन वो उनकी मजबूरी है, वो मानवीय पहलू है। जब उनको यहां अनिश्चितता, अंधकार, खाना पीने की दिक्कत, और सबसे 500 रुपए ऊंट के मुंह में जीरा की तरह अगर जनधन योजना के तहत मिलेगा तो आपको लग सकता है एहसान किया, मध्यम वर्ग के लोगों को लग सकता है एहसान किया, लेकिन 500 रुपया 3 लोग 2 लोग कहीं रह रहे हैं, जो लोग रोज 300-400 रुपया कमाते होंगे 500 रुपया, उनके लिए 500 रुपया ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन है। दूसरी किस्तें भी और बाकी चीजों की भी घोषणाओं का ऐलान हुआ, लेकिन ये इन सारे ऐलान में, जैसे ये ठीक लगा मुझे कि येदियुरप्पा ने कहा कि हम 5,000 रुपया एक मुश्त देंगे, लेकिन किसके लिए कहा? वॉशरमैन, धोबी और बार्बर, नाई के लिए, कि 500 रुपया, 5,000 माफ करें, 5,000 रुपया कंपनसेशन देंगे। ठीक है, ये 60,000 लगभग यहाँ पे वॉशरमैन है और 2,30,000 नाई है उसके लिए। लेकिन नाई और धोबी, इसमें कितने प्रवासी होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भी पहले दिन से यही कह रहा हूं कि 5,000, 8,000, 10,000 जैसी योजनाएं हो, कि 10,000 अगर उनको लगेगा कि हम 5,000 या 10,000 रुपया कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, और मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के पक्ष में हूं, पारदर्शिता है, लेकिन मुश्किल यह है कि बहुत सारे मजदूरों की एलिजिबिलिटी उसमें नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायर्ड कागज खाता है वो उनके पास नहीं है, या जहां है वहां नहीं है और वो उससे वंचित है। रजिस्टर्ड जहां बात होती है तो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वंचित है। तो ये कैसे रास्ता निकले? उनको कैश दीजिए, आप सिस्टम बनाइए कि अब ट्रेन के लिए अगर टिकट के लिए मरे जा रहे हैं, 15 दिन से नोडल अफसर के चक्कर लगा रहे हैं, अगर उनको पता होगा कि हम प्रति परिवार आएंगे और हमको 5,000 रुपये या 10,000 रुपया, 8,000 रुपये जो भी है, मैं ये नहीं कह सकता कि अलादीन का चिराग है घिसो और सबको 50,000 दे दो, 5,000 ही देते हैं। अगर उनको लगेगा कि ये 5,000, 8,000 रुपया मिलेगा तो शायद एक बार रोके। और उसके बाद सबसे जरूरी बात, भरोसा जीतने का। मजदूरों को यह भरोसा नहीं है कि सरकार उनके लिए उतनी संजीदा है, चिंतित है, क्योंकि यही नाराजगी के वीडियो, इसकी खबरें, इसके मजदूरों का आक्रोश, ये मैं लगातार देख रहा हूं।
आप भी देख रहे होंगे, सरकार भी देख रही होगी और सारे लोग देख रहे होंगे। और अगर ये सब किए बगैर, उनका भरोसा जीते बगैर उनको राहत और रकम, ये बात मैं लगातार पहले वीडियो से बोल रहा हूं कि उनको रोकना है तो राहत और रकम दोनों दीजिए और इंश्योर करिए कि उन तक पहुंचे। वो कहानी नहीं होनी चाहिए राजीव गांधी के जमाने की तरह कि 1 रुपया देते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। आप कह रहे हैं हम 60 लाख लोगों को खिला रहे हैं, 10 लाख लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। आप कह रहे हैं दोनों टाइम खिला रहे हैं, वहां एक टाइम भी बहुतों के पास नहीं पहुंच रहा है, राम भरोसे चल रहा है और वो रोते गाते बिलखते हुए परिवारों परिजनों और जाती हुई तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये सब जब आप करेंगे तब कुछ स्थितियां सुधरेगी। जबरन रोकने की कोशिश करेंगे तो सूरत में जैसे हो रहा है, अगर मजदूरों में आक्रोश हुआ तो कैसे करेंगे? लाखों मजदूरों को कैसे जबरन रोकेंगे? जबरन रोक के किसी के आत्मसम्मान पर चोट करके, किसी को डिमोरलाइज करके, किसी को ये एहसास दिला करके कि तुम बंधक हो गए हो, बंधुआ मजदूर हो गए हो, उससे प्रोडक्टिविटी की उम्मीद करना नाइंसाफी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है उपाय क्या है? मैं इस उपाय के पक्ष में पहले दिन से था और आज भी हूं कि मजदूरों को रोकने की अधिकतम कोशिश होनी चाहिए। और ये कोशिशों की अपील हुई है, खट्टर सरकार की तरफ से हुई है, येदियुरप्पा ने पहले भी की थी, 2-4 दिन पहले भी और अभी भी की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने 4-5 दिन 6 दिन पहले भी की और अभी भी की। अब चिट्ठी बांटी जा रही है उनकी तरफ से हिंदी में, और राज्यों ने भी की। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्हीं तीनों में, और राज्यों ने भी की। लेकिन अपील करना और जमीन पर वो उतरना, राहत का ऐलान करना, 2 टाइम के खाने का ऐलान करना और उनको दोनों टाइम का खाना मिलना, ये ऐलान करना और उन तक पहुंचने में फर्क है। इस फासले को मिटाना पड़ेगा। इस फासले को नहीं मिटाएंगे तो जबरन करेंगे, उसका खामियाजा नुकसान कभी हो सकता है और उसके लिए सरकार को फिर तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि उनका भरोसा जीतिए। वो स्थिति जो सूरत में हो रही है, जो सड़कों पर लोग आ रहे हैं, जो लाठी डंडे खा के, टीयर गैस खा के भी घर जाने को तैयार है, अब जो टीयर गैस खा के भी घर जाने को तैयार है, उसको आप क्या खिला के रोक सकते हैं? उसको आप भाषण देके नहीं रोक सकते। उसके लिए जो उसकी जरूरत है वो पूरी करिए। तो मेरा इसमें आशय यही था, लगातार मैं इस पर सवाल उठाता रहूं। और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जो स्किल्ड लेबर हैं, जो अलग अलग सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, कोई गारमेंट इंडस्ट्री में है, कोई टेक्सटाइल में है, कोई ज्वेलरी में है, कोई जैसे सूरत में हीरा कटिंग, डायमंड कटिंग और इसमें है, कंस्ट्रक्शन में है, और रिक्शा, ठेला, खोमचे वाले दुकान, और सबसे अधिक जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल की फैक्ट्रियां। अब जैसे मैं बहुत सारे मजदूरों की बाइट देखी कि फैक्ट्री वाले ने उसको निकाल दिया, पैसे दिए नहीं। वो चाहता तो वहां उसको रखता, 1 महीने 2 महीने उसको खाने पीने का इंतजाम करता। वो बेमुरवत होके, एक तरह से मर्सीलेस होके निकाल दिया। अब उनके पास कोई उपाय नहीं था, वो चल पड़े पैदल कि चलो 5 दिन हम 3 महीने का कष्ट उठाएं, 4 महीने 6 महीने की अनिश्चितता देखें, उससे बढ़िया है कि हम 10 दिन का कष्ट उठाएं, 5 दिन का उठाएं, पैदल चलें, कहीं कुछ जुगाड़ होगा फिर आगे जाएंगे, नहीं तो पैदल ही चले जाएंगे। हमने ऐसे वीडियो भी देखे कि पैदल आगरा से चल के लोग पटना पहुंच गया, पलवल से पहुंच के बिहार पहुंच गया, पैर में छाले लिए हुए। ऐसे वीडियो, ऐसी तस्वीरें आप सबके लिए अब नई बात नहीं होगी, इसलिए मैं उन सब चीजों को रिपीट नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये स्थिति समझिए, कितना हौसला चाहिए कि हम ये सब छोड़ के जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सामान छोड़ के भी मजदूर गए। आप तो ब्रीफकेस लेते हो, वीडियो आ रहा शुरू में, तो बैकपैक लेके सब भागे दिल्ली से, कंधे में झोला लेके। तो मैं आखिर में वीडियो खत्म करने से पहले येदियुरप्पा जी से कि येदियुरप्पा जी, आप तक मेरी बात तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन आपके जरिए, ये अखबार में विज्ञापन के जरिए यहां के लोगों तक आपने अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन यहां के लोगों तक अखबार में देकर विज्ञापन पहुंचाने की बजाय येदियुरप्पा जी वहां के जो मजदूर हैं उन तक उनका भरोसा जीतिए। उनको जितना आप राहत दे सकते हैं आर्थिक तौर पर, वो तुरंत पहुंचना चाहिए और वो कैश और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बीच मजदूर कैच 22 में ना फंसे। एक बात और आखिर में कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से मैं अपील करना चाहूंगा, वही जो मैंने बीच में कहा, और यह बात मैं पिछले 1 महीने में 5-6 बार कर चुका हूं कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार मजदूरों को संबोधित करें और उस संबोधन से पहले सारे मुख्यमंत्रियों से सिर्फ मजदूरों के मसले पर बात करें और इंश्योर करें सारे मुख्यमंत्री, क्योंकि सारी मुख्यमंत्रियों की भी जिम्मेदारी है। यह भी सच है कि सिर्फ पीएम चाहेंगे तो नहीं होगा, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह खाना मिल रहा है कि नहीं, और उनको जो भी राज्य सरकार की क्षमता है उसमें से उनको पैसे मिल रहे हैं कि नहीं। बहुत सारी सरकारें वहां अपना रोना रो रही है, मेरे पास बजट नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। जो भी कोऑर्डिनेशन है, इस कोऑर्डिनेशन से मुख्यमंत्रियों की चिंता को शामिल करते हुए देश को प्रधानमंत्री एड्रेस करें, मजदूरों को एड्रेस करें। मजदूरों के नाम एक संबोधन प्रधानमंत्री की तरफ से हो, सारे प्लान के साथ,
सारी जानकारियों के साथ कि हम आपको क्या दे रहे हैं, क्योंकि उसके पहले जो लॉकडाउन हुआ उसमें लॉकडाउन तो हुआ लेकिन उनके लिए कोई उपाय नहीं था। उसके बाद जो 2 अपीलें हुई उसमें मध्यम वर्ग, छत और बालकनी वाले के लिए था, मजदूरों के लिए कुछ नहीं था। मजदूरों के लिए उपवास रहने और सरकार के भरोसे खिचड़ी कुछ मिल जाए और 500 रुपया जनधन में मिल जाए, इससे उनका काम नहीं चलने वाला। तो इसको करने की जरूरत है जल्द से जल्द, क्योंकि स्थितियां ये सही है कि 20 से 25 करोड़ मजदूर पहले तो बेरोजगार होना, शहर छोड़कर अपने गांव में चले जाना, फैक्ट्रियां बंद हो जाना, और उसके बाद तमाम तरह के जो निर्माण कार्य से लेके बाकी सेक्टर है सब जगह से मजदूरों का पलायन करके अपने गांव जमीन पर लौट जाना। और उसके बाद जब आप 3 महीने के बाद आप एग्जिट प्लान करेंगे और धीरे धीरे 3 महीने बाद, 1 महीने बाद या 20 दिन बाद जब भी करते हैं और आप वापसी की तरफ जब लौटेंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। वो मुश्किल जैसे मुंबई में हो रही है। आज ही मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर देख रहा था कि मुंबई में प्री रेन, जो मतलब मानसून के पहले जो ड्रेन की सफाई होती है, मुंबई में बारिश की पानी की बहुत बड़ी समस्या आप सब जानते हैं। तो ड्रेन की सफाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं और अभी मौसम है मई जून में वो लोग तैयारी करते हैं क्योंकि मिड जून से बारिश होने लगती है। आपको पता है बारिश मुंबई में ऐसी होती है कि 2-2 मीटर 3-3 फीट पानी सोसाइटी में घुस जाता है। वहां मजदूर अब नहीं मिल रहे, क्राइसिस हो गए है वहां, क्योंकि बहुत सारे मजदूर जाने के लिए ट्रेनों के चक्कर में लगे हैं या चले गए। तो आप समझिए ये मुंबई की खबर आज छपी है, क्रिटिकल प्री ड्रेन वर्क डिलेड बीएमसी की। अब ये हम लोग अभी आकलन ही नहीं कर पा रहे। अभी हम लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, मध्यम वर्ग की बात करो सब खुश है, 3 टाइम का बढ़िया खाना खा रहा है, पत्नी बच्चे घर में है, उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति उतनी बुरी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, टीवी भी देख रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं नेटफ्लिक्स और सब कुछ देखते रहिए आप, मस्त है आपको। और उसके बाद आप मजदूरों को कोसिए कि क्यों चल पड़े, इनको रहना चाहिए देश के नाम, ये भी नहीं कर सकते। तो ये मुश्किल की कल्पना आप अभी नहीं कर रहे हैं कि जब ये जान जोखिम में लेकर पैदल घिसटते हुए 100, 500, 600, 800 किलोमीटर साइकिल से, पैदल, रिक्शे से, पैर में छाले के बाद पत्नी बच्चे के साथ, मैं तो उनकी त्रासद तस्वीरें देखकर कई बार बहुत भावुक होता हूं। सोचता हूं कि गरीबी किसी को कितना हौसला दे देती है, मध्यम वर्ग कितना डरा हुआ होता है, गरीब कितना हौसले वाला होता है कि वो बेंगलुरु से चल पड़ता है बिहार के लिए, दिल्ली से चल पड़ता है सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया के लिए, दिल्ली से चल पड़ता है आजमगढ़, गोरखपुर के लिए, और हम उसका उपहास उड़ाते हैं, हम उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये देश के नाम इनको खाने की क्या कमी थी। मजदूरों की एक स्टोरी जब हमने अपने वीडियो में दिखाया था कि कैसे मिक्सर में बैठ के मजदूर जा रहे थे, मुझे भी गालियां दी और कहा ये मजदूर हरामखोर, ये मिक्सर वालों को पैसे देकर जा रहे हैं तो क्या उससे खाना नहीं खा सकते थे। वो मजदूर नासिक से लखनऊ जा रहे थे मिक्सर में बैठ के, वीडियो मैंने कई बार दिखाया, फिर एक बार देख लीजिए। उनको भी गालियां दी गई, मुझे भी गालियां दी गई, क्योंकि मैंने दिखाया, चलिए मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको भी मां बहन की गालियां दी कि ये हरामखोर क्यों जा रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड। तो ये आक्रोश, मध्यम वर्ग के आक्रोश पर सवारी करते हुए मोदी जी सिर्फ उनको अपना वोट बैंक मानते हुए कि ताली थाली बजाने वाले हैं, शंख बजाने वाले हैं, दिए जलाने वाले हैं, उससे भ्रम में रहेंगे तो देश बहुत विचित्र स्थिति में फंसेगा। क्योंकि जब आप रिवर्स करना चाहेंगे सिस्टम और इकोनॉमी को और पटरी पर लाना चाहेंगे तो वहां ये वर्कर नहीं होंगे जो विश्वकर्मा हैं। यही इमारतें बनाते हैं, इमारतों की बुनियाद में इनका खून पसीना है। किसी भी तरह की फैक्ट्री, प्लांट, कोई भी चीज, हर चीज इन मजदूरों से बनती है। लेकिन उन मजदूरों का हमने क्या किया? हम उन मजदूरों पर हंसते हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। उन मजदूरों को जबरन हम कर्नाटक, बेंगलुरु में बंद करते हैं और कहते हैं कि ये जरूरी है आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, बंद करिए, रोकिए, लेकिन उससे पहले भरोसा जीतिए, उसकी जरूरत पूरा करिए। ये बंद करने से और ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, आज ये नौबत आ गई। मैं फिर भी कहूंगा चंद्रशेखर राव ने अपील की है और हिंदी में अपील उनका सर्कुलेट किया जा रहा है, अच्छी पहल है। तो ऐसी चीजों की जरूरत है, क्योंकि जितने सेक्टर हैं, मैं लगातार अध्ययन कर रहा था कि कहां कहां किस किस सेक्टर में मुश्किल होने जा रही है, और उन सारे सेक्टर में जो मजदूर काम कर रहे हैं, फसल काटने से लेकर, वो तो मुश्किल हम देख चुके हैं, लेकिन शहर निर्माण से लेकर, गांव निर्माण से लेकर, सड़क निर्माण से लेकर, हर तरह की छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हर जगह ठप होगा। हर जगह उसका काम 50-40% भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा अगर मजदूरों का पलायन इसी तरह से पूरी तरह से हो गया। और उसके बाद उनकी वापसी की कोई गारंटी
नहीं जानते कि कितने दिन बाद आएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे मजदूरों के भी बयान बाइट चैनलों पर देखे या यूट्यूब पर देखे या व्हाट्सएप पर देखे, माफ करें, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग भेजते हैं जो कह रहे हम नहीं लौटेंगे, हम गांव में कुछ भी कर लेंगे, नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन हम नहीं लौटेंगे। तो ये प्रवासी मजदूर जरूरत है, ये जरूर है कि वहां वो भूखों मरेंगे तो वो आएंगे, क्योंकि वो शौकिया यहां नहीं आ रहे, वो उनकी जरूरत है, आर्थिक स्थिति, पैसे उनको चाहिए, लेकिन उसके साथ थोड़ा सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट सबका होता है, और वो सेल्फ रेस्पेक्ट पर जब चोट लगती है तो दिक्कत होती है। तो उनके सम्मान की हिफाजत करिए, रोकने की कोशिश करिए, प्यार से, स्नेह से, संबोधन से, राहत से, रकम से, जो भी हो सकता है वो करने की कोशिश करिए। वीडियो मेरे ख्याल से 30 मिनट का हो चुका, और आप सबसे मेरा आग्रह है कि जिन लोगों ने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और इसके बाद अपनी बात कि मैं मजदूरों को उनके शहर में, उनके उसी राज्य में रोकने के पक्ष में पहले दिन से था, आज भी, लेकिन जबरन नहीं, उनका भरोसा जीतकर उनके लिए रकम और राहत ये इंतजाम करके, पहले दिन से जो मैं वीडियो पोस्ट कर रहा था हाईवे में, उसमें भी यही कह रहा था, मैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय को टैग कर रहा था, योगी आदित्यनाथ के कार्यालय को टैग कर रहा था कि अगर मजदूरों का सामूहिक पलायन यूं ही होता रहा तो आने वाले समय में मुश्किल होगी, इनको रोकने की कोशिश करिए। लेकिन रोकने की कोशिश में क्या, छिटपुट कुछ योजनाएं, कुछ अपील जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर, और उसके बाद येदियुरप्पा की तरह यह फरमान कि हम नहीं जाने देंगे और ट्रेनें कैंसिल कर देना। अरे कैसे ट्रेन कैंसिल कर, क्या राज्य की चौहद्दी के आप वो हैं कि आपने चौहद्दी सील कर दी तो क्या होगा? उसके बाद वो मजदूर फिर पैदल चल पड़ेंगे तो क्या होगा? और उसके बाद आगे की स्थितियों के बारे में आप सोचते हैं? तो मैं इस वीडियो को खत्म करते हुए फिर आखिर में प्रधानमंत्री मोदी से सीधी अपील, क्योंकि देश के सबसे लोकप्रिय नेता भी वही हैं। लोग अगर सबसे अधिक इस देश में किसी एक शख्स की बात सुनता है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, और प्रधानमंत्री मोदी 350 सीटों वाली, 350 से ज्यादा सीटों वाली पार्टी के मुखिया हैं। 16 राज्यों में सरकार है, उस पार्टी के सर्वे सर्वा सबसे बड़े चेहरे हैं, जो कुछ है सब कुछ है। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी से इस अपील के साथ खत्म करता हूं कि सर, आप मजदूरों के नाम एक संबोधन आप करिए, सारी प्लानिंग के बाद, सारे मुख्यमंत्रियों से बैठक के बाद, रिग्रेस मीटिंग करके, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ, हो सकता है कुछ रास्ता कारगर निकले, कुछ मजदूर रुके। हाथ जोड़कर, करबद्ध होकर उनसे प्रार्थना करिए कि वो ना जाएं, वो विश्वकर्मा हैं, आप तो हिंदू हैं, मैं विश्वकर्मा का नाम ले रहा हूं। उनको रोकिए, उनको मनाइए, उनके लिए सारे इंतजाम करिए जिससे जितने रुक सकते हैं रुके। और उसके बाद जो चले गए उसके लिए वहां की राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वहां उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है करने की कोशिश करें। बातें रिपीट होगी मैं, लेकिन इस पर बात उठाता रहूंगा। मैं पहले दिन से जो कह रहा हूं वही आज भी कह रहा हूं, क्योंकि इनका भरोसा जीतना होगा, नहीं तो भारत वापस पटरी पर जब आने की कोशिश जिस दिन से भी शुरू करेगा, वहां ये लाखों लोग जिस उस जो चेन सिस्टम से गायब दिखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, वो चेन घूमेगा नहीं। चेन घूमती है, चेन घूमने से साइकिल का पहिया चलता है, तो साइकिल का पहिया चलने के लिए वो चेन जरूरी है, और वही चेन ये मजदूर है। और जब ये चेन टूट जाएगी तो पहिया कैसे घूमेगा? तो इसलिए इस पर विचार करिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।